पिछले वीडियो में 62 नंबर तक देख लिए थे। आज 63 से शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र और गिरिव्रज राजगीर दोनों हो सकता है। विकल्प में दो विषय ए और सी दोनों सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी और बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध प्रशासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाली पहले राजवंश वीरद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। नंद वंश 344 से 324 या 23 ईसा पूर्व की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। पहला उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया। दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोविशानक, सातवां दससिद्धक, आठवां कैवर्त और नौवां घननंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वीरशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में घुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है अभिसारिका व चिंतक, अभिसारिका या बंधितक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? आंसर हो जाएगा घनानंद। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? आंसर हो जाएगा लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव, न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनके कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा। बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसाप्स से इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राजाओं को
प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मुगली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आंसर हो जाएगा प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान है शाहबाजगढ़ी पहला, दूसरा है मानसेहरा, तीसरा है कालसी, चौथा गिरनार, पांचवा धौली, छठा जौगढ़ एवं सातवां एरगुड़ी और आठवां सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से अरेमाइक लिपि में लिखा गया है एक भग्न अभिलेख शेरपनो नामक स्थान से यूनानी तथा अरमेरिक लिपियों में लिखा गया। द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैंसन और कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? आंसर इनमें से कोई नहीं होगा या एक से अधिक होगा। अशोक धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभलेख। भाब्रू विराट स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र से देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक होगा। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन की कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आंसर हो जाएगा 7। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला हो जाएगा दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो किसी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखा? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है या एक से ज़्यादा हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन मिलता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत के आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? आंसर हो जाएगा इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमई कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी एवं इनके
एवं अपनी राजधानी ग्रीवरज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? आंसर हो जाएगा विम कड़फिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कड़फिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न में से किस समय में फली फूली? आंसर हो जाएगा इसका कुषाणों के समय। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, पहला गंधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार शैली यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आंसर हो जाएगा कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंग के समान वह भी ब्राह्मण वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? आंसर हो जाएगा हाथीगुम्फा लेख के साथ। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राट में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथीगुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वैनसांग के आक्रमण तक गांव बन गया। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, शेखोरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर रहेगा ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भड़ोच था, यानी भिरगू कच्छ जिसे कहा जाता है, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? आंसर हो जाएगा उपज का 6वां भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपने उपज का 1 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था, यानी 1/6 भाग। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या भागकर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? आंसर हो जाएगा गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरम उत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी था तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल के औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। सुश्रुत को शल्यक्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार यानी साहित्यकार थे। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार थे जिन्हें कालिदास ने भास एवं कविपुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। यद्यपि उनकी गुप्त काल का प्रारंभ 275 AD यानी श्रीगुप्त से प्रारंभ हुआ, जो सुश्रुत के मध्यकाल 600 BC से 1500 BC के करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आंसर हो जाएगा नालंदा। चीनी यात्री वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। 637 ईस्वी में वैनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे।
लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वैनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? आंसर हो जाएगा मथुरा। चीनी यात्री वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। वैनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि तथा व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कौन निवासी था? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र का। वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, दंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 72 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 694 ईस्वी के लगभग समात्रा होता हुआ चीन लौट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और यह 63वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 399 से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। वैनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्रत्येक काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। आंसर हो जाएगा जवा सुमात्रा से। पल्लववंशी शासक देवपाल और बौद्ध मता अनुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध से नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की था? उसे देखरेख हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव में दान में देने के लिए प्रार्थना की। आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की था। उसे रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? आंसर हो जाएगा मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? आंसर हो जाएगा चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? आंसर होगा धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से विख्यात थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? आंसर हो जाएगा कदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वारानम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल तथा कुलहीन कहा गया है। घुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासोग के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय रायपिथोड़ा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासोग की रचना की। नेक्स्ट है, स्वप्नवास वदत्ता के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा भास।
महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? आंसर हो जाएगा कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म तथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापार मार्गों पर मौन है। आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। पाली भाषी में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। चोल शासन का सबसे उल्लेखनीय व्यवस्था स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? आंसर हो जाएगा गोपुरम। और दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। उनके प्रवेश द्वार पर जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य विशाल तथा प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। इस वीडियो में 1992 से लेकर 2022 तक के सभी प्राचीन भारत के क्वेश्चंस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का सीरीज जारी रहेगा।